नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने जो मुंह की खाई हमारे साथ, ऑपरेशन सिंदूर। आप लोग बोलोगे यार ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए महीना हो गया, तू उसका स्यापा लेके अभी भी बैठा हुआ है। और स्यापा इसलिए लेके बैठा हूं क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी हैं जहां पर वो ओपनली ओपनली बोल रहा है उसे हथियार चाहिए। हथियार या बॉम्ब वो चाहिए जो एक फेंके और पूरा भारत जो है वो तबाह हो जाए। इसके लिए उसने चाइना को कॉन्टैक्ट किया है। और दूसरी तरफ आपको मालूम है कि ऑलरेडी चाइना के जो सिस्टम्स थे वो फेल हो गए। उसको रिप्लेस करने के लिए अब ये तुर्की से बात कर रहा है। लेकिन ये मोदी है और मोदी के भारत में कुछ डिफरेंट होता है। हमें मालूम है कि हमने एक रिसेंटली न्यूज देखा था कि चाइना ने फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, एफ मतलब फेल जनरेशन इन्होंने फाइटर प्लेन बना लिए हैं। और हमने क्या किया? हमने बोला यार तुम सिक्स क्या 10th बनाओ। वो था स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ। स्टेल्थ का मतलब होता है कि अगर वो किसी कंट्री में जाएगा तो वहां की रडार में वो पकड़ा नहीं जाएगा। ये वो सोचते थे। लेकिन हमने क्या किया? हमने बोला अदानी को कि बेटा तू कुछ कर। और अदानी साहब सामने आ गए। उन्होंने डिजाइन कर ली एक टेक्नोलॉजी। वो है कि जो भी हमारा जो रडार है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी अगर कोई प्लेन आएगा, मिसाइल आएगी, कुछ भी आएगा, ड्रोन आएगा, हम उसको कैच कर सकते हैं। कैच का मतलब है पकड़ के उसको अपने पास यहाँ पे बैठा सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। तो आप समझ लीजिए जो अदानी के खिलाफ इतना ज्यादा जो प्रोपागेंडा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफेंस के अंदर, पोर्ट्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर उसकी बहुत ज्यादा पकड़ है। अब इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे कि हमने जो करना था वह कि पाकिस्तान जो सोच रहा है उसका तोड़ हमने पहले निकाल लिया। क्यों? आपने सुना होगा कि एक जो J-35 करके कोई प्लेन है जो उड़ना तो है नहीं वैसे चाइना का, उन्होंने 50% डिस्काउंट पे दिया है पाकिस्तान को। स्टेल्थ है, पकड़ा नहीं जाएगा। और हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, स्टेल्थ हो या स्टेल्थ का बाप, हम उसको पकड़ लेंगे और डिस्ट्रॉय भी कर देंगे उड़ने से पहले। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे ही उड़ने की कोशिश करेगा हमारा रडार पकड़ लेगा। और उड़ने की कोशिश करते करते पहले बात तो ये उड़ेगा नहीं क्योंकि चाइनीज है। बाकी तेल खत्म हो जाएगा। और तीसरा, हमारा जो ब्रह्मोस है जाके उसके पीछे जहां से आग निकलती है अंदर जाएगा और बस उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मंजू जी हमारे साथ है क्योंकि इनके मोदी जी ने जो ये अदानी को बोलकर ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाई है इसकी वो बात करते हैं। और जो बॉम्ब की बात पाकिस्तान बोल रहा है, चाइना को बोला है कि मुझे कोई ऐसा बॉम्ब दो कि मैं भारत पे फेंकूं और भारत तबाह हो जाए। क्योंकि क्योंकि एक रिपोर्ट आई है अमेरिका से जो ये बोलती है, उनके इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। वैसे जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आए हैं उनके पास इंटेलिजेंस कहां से आ गई मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि शशि तंदूर ने भी कल बोला है अमेरिका में कि ये आदमी नॉन इंटेलिजेंट है आपका डोनाल्ड ट्रंप। बट एनीवेज वो बात करेंगे। अब आते हैं कि ये सारा काम हो रहा है, यूएस की इंटेलिजेंस में भी चीजें आई हैं। इसकी वो बात करते हैं कि हाउ मच थ्रेट इट इज फॉर भारत। क्योंकि पाकिस्तान ने प्लान कर दिया है बहुत बड़ा अटैक भारत के ऊपर करने वाला है। क्या अभी भी हम वेट करेंगे कि पहले पाकिस्तान हमारे पर अटैक करेगा फिर हम उसका जवाब देंगे और 3-4 दिन के बाद हम वो युद्ध को रोक देंगे, या इस बार पहले अटैक हम करेंगे? ये बातें किसी और को नहीं पता होती है। आपको मालूम है मंजरी को पता होती है, मंजरी जी को, क्योंकि मोदी जी के साथ डायरेक्ट लिंक जो रह रहा है। मंजरी जी जय सिया राम। सिया राम, एक दिन मोदी जी पकड़ के मेरे कान पे एक चमाट मारेंगे। क्या बोल रही है? मैंने तुझे कब हाँ बताया? देखो, मोदी जी आपको तमाचा जरूर लगाएंगे क्योंकि आप सारे सीक्रेट्स उनके बाहर निकाल देती हैं। उन्हें बोलेंगे तुम्हें बोले तुमसे मैंने डिस्कस किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सुबह जैल को जाके बता दो। और वो तो बताइए आपको सिंपल आदमी है, वो अपनी जिसको सिंपलिसिटी में बोल देता है चीजों को। मंजू जी सबसे पहले मुझे बताइए कि जो ये सारा कुछ देख रहे हैं हम लोग कि युद्ध का माहौल खत्म नहीं हुआ है। हमने भी डिक्लेयर कर दिया कि युद्ध चालू है। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से हमें लगता था कि शायद ये सुधर जाएगा। सुधरने वाला तो है नहीं। और जो ये प्लानिंग कर रहा है अभी हमारे साथ, ये देखिए, ये जो प्लेन्स, ये बॉम्ब जो चाइना ने निकाला है, पाकिस्तान ने बॉम्ब मांग लिया, साथ में वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी मांग रहा है चाइना से। हाउ डू यू सी दिस न्यूज? देखिए, रामायण से शुरू करती हूँ। रावण और रामचंद्र जी का पहले दिन, रामचंद्र जी ने पहले दिन भी रावण को जिंदा छोड़ दिया था। रीजन क्या था? तुम जितना इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा करो, मैं दुनिया में जाके ढूंढ ढूंढ के उसे मारूं, इसकी बजाय तुम इकट्ठा करो, मैं यही एक साथ उसे खत्म कर दूं।
ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के फेज 1 में हमने दिखा दिया चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज स्टील, कुछ भी नहीं है तुर्किश ड्रोन के हमारे पास। तोड़ है, अच्छा एयर डिफेंस है, ये सब है, हो गए। अब वो ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं। चाइना ने जब 6th जनरेशन एयर क्राफ्ट बनाने की शुरू की, यहाँ पे अडानी ने स्टेल्थ के ऊपर रेडार बनाने शुरू की। दोनों एक समय तैयार हुए। वैसे उनका प्लेन फेल हो चुका है, ये जनता को मालूम ही होगा, लेकिन हमारा सफलतापूर्वक तैयार हो गया। अब इसे हम, जो एक खतरा था हमको विश्व में, वो था अमेरिका का B2। इट इज अ टॉप नॉच स्टेल्थ थिंग, ठीक है। और अब इसके बाद हम इसको इस लेवल का तैयार करेंगे कि ओशियानिक जो रशिया की मिसाइल है उसको भी डिटेक्ट कर सके, जिसके लिए 10 मार्क मतलब साउंड से 10 गुना तेज वो जा सकती है, और 15 मार्क तक की उसकी क्षमता है, ठीक है। तो अब उस चीज को के लिए आगे तैयारी जारी रहेगी, और अडानी जी इसमें फिर से साथ देंगे, और फिर राहुल गांधी उनको गाली देगा, इसीलिए गाली देता है। मुद्रा एयरपोर्ट पे गाली दी, क्यों? क्योंकि वहां पे सारे ट्रक पकड़ लिए जाते हैं। ये थोड़े है कि अडानी जी ने मंगवाए थे, वो तो जब ट्रक पकड़ लिए गए तो राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, तो ये चीज जारी रहेगी। अब आ जाते हैं चाइना के इस पे। चाइना का उन्होंने पहले भी एक बनाया था सेकेंड सन करके, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, और ये मैग्नीशियम हाइड्राइड से बनने वाला एक सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल फायरबॉल है। जो देखिए न्यूक्लियर में यही होता है, ऊपर आप इसमें देखिए मशरूम क्लाउड के वो फायरबॉल है। तो ये जो सेल्फ सस्टेनेबल है, ये मैग्नीशियम हाइड्राइड से बना है। तो ये नॉन न्यूक्लियर होते हुए भी काम वही कर रहा है जो न्यूक्लियर एनर्जी करती है। तो ये चीज उन्होंने बना लिया है। अब इसका मास प्रोडक्शन होने में टाइम लगेगा। तो ठीक है, आपको पता चल गया है। आपने जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल के साथ किया, यही अब आपको मजबूरी है आपकी, चाहे ना चाहे चाइना में करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए खतरा बढ़ रहा है। और ये ऐसा नहीं है, इसका सफलतम प्रयोग इसराइल कर रहा है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे बम फाड़ दिए, जो कुछ भी है, मतलब ये पहले से प्री एम्प्टिव करना पड़ता है, मतलब पहले से रक्षात्मक रूप से हमने कर दिया। अभी हमारे राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया है कि ये जो नो फर्स्ट यूज का था ना, देखिए कांग्रेस सेना के हाथ पैर बांधती थी। हाथ कैसे बांधे? गोली चलाने से पहले तुम पूछोगे और पहली गोली तुम नहीं चलाओगे, हाथ बांध दिए। LOC नहीं क्रॉस करोगे, LAC नहीं क्रॉस करोगे, क्रॉस करने से पहले उन्हें बताओगे, इधर हथियार लेके नहीं जाओगे चाइना के साथ, तो पैर मान दिए। मोदी जी ने हाथ पैर खोल दिए, जितना गोली आए तो गोला मारो, और अब पहले घर में घुस के मारो, ये भी शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें राजनाथ सिंह ने वो कह दिया कि हमारे पास अब कोई कंपल्शन नहीं है, हम भारत की रक्षा के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे। हमको पहले न्यूक्लियर का प्रयोग करना पड़ा ना, हम करेंगे, हमें भारत की रक्षा चाहिए, उसके अलावा हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। तो ये चीज चाइना पे भी लागू हो सकती है। ठीक है, तुम बनाओ, हम नष्ट करेंगे। इसमें जो है इन्होंने अभी तुर्की का वो भी लिया है, सिपर 1 सिपर 2, क्योंकि चाइनीज जो HQ9 और HQ16 थे वो तो बिल्कुल बेकार हो गए थे। तो अब जो है सिपर ये सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये काफी कुछ S-400 से मिलता जुलता है, और उसी टेक्नोलॉजी पे बेस है। तो अब इसको भी इंपोर्ट कर रहा है। अब एक कुछ लोग कहेंगे हाय अब भारत का क्या होगा, हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट कर रहे हो ना बाबू। हाँ, तो वो शिप के रास्ते आएगा, हाँ शिप डुबा दो, फिर नहीं आ पाएगा। मांडरे जी, मुझे लगता है हमें शिप डुबोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए जो रिपोर्ट है कि ऑलरेडी पाकिस्तान का जो ये HQ9 था, HQ16 था, ये सारे फेल हो गए। तो ये जो फेल होने के बाद आपको क्या लगता है, ये तुर्की का सिस्टम आएगा वो पास हो जाएगा? और भाई जब हम लोग स्टेल्थ वाले को, ये टेक्नोलॉजी तो अमेरिका के पास नहीं है, रशिया चाइना के पास नहीं है, जो हमारे पास आ गई है, तो ये इनके डिफेंस सिस्टम भी हमारे सामने बात काम करने वाले नहीं है। बट क्वेश्चन वही है जो एक यूएसए की रिपोर्ट है। आप देखिए यूएसए की रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली दिया गया है कि पाकिस्तान भारत को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। इसका मतलब क्या है?
मतलब एक ही है कि जब तक भारत रहेगा, पाकिस्तान जो उसका आज फॉर्म है, उसपे वो नहीं रह सकता। हम उसके 4 टुकड़े करने वाले हैं, ये बड़ा क्लियर है। और इसीलिए पाकिस्तान, ये भी यूएसए की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। यूएसए की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या कहती है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब खरीद रहा है। वो और ज्यादा ऐसे बॉम्ब्स खरीद रहा है ताकि भारत को वो तबाह कर सके। तुर्की से वो हथियार खरीद रहा है, डिफेंस सिस्टम्स खरीद रहा है। ये सारे की सारी रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। मंजरी जी, व्हाट नाउ? क्या पाकिस्तान दोबारा से इसी साल में हरकत करेगा या हम पहले करेंगे? पहले करेंगे। और वो ये जमा कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के जन्म का उद्देश्य यही है कि वो भारत को परेशान करता रहे। उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टरों, रक्षा मंत्रियों सब कह रहे हैं कि हम यूएस का डर्टी वर्क कर रहे हैं। सबको मालूम है कि पाकिस्तान यूएस की प्रॉक्सी है। उसका एक ही उद्देश्य है, भारत को तबाह करना। अब भारत क्या करेगा? हम वही मैं कह रही हूँ, हम उन तक सामान आने ही नहीं देंगे। और 4 टुकड़े 5 टुकड़े करने से कोई फायदा नहीं है। अभी आपने बांग्लादेश अलग किया। बांग्लादेश देखिए आपके लिए क्या, टुकड़े करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। बार-बार बोलती हूँ, आपको जाके वहाँ पर अपनी सत्ता कायम करनी पड़ेगी, वरना अभी आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से लड़ रहे हैं, फिर आप और 4 टुकड़ों से लड़ेंगे क्योंकि एक इस्लामिक प्रीचर जाने की दूर है। ये मुल्ला आसिम मुनीर जैसे लोग फिर से उनके आर्मी चीफ बनेंगे, फिर यही सब काम धंधा शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो आपको वहाँ पर आप चाहें ना चाहें स्टेप बाय स्टेप लेने के दिन जा चुके हैं। आपको अब होलिस्टिक अप्रोच करके पूरे रीजन को लेना होगा। और जैसे आपने यहाँ भारत में डिमोलिशन ड्राइव चला रखी है, ऐसे आपको पूरा डिमोलिशन ड्राइव वगैरह चलाना पड़ेगा। इसके बिना आपको शांति नहीं मिल सकती। अभी लोग कह रहे थे, कुछ यूट्यूब चैनल्स भी कह रहे थे कि हमको पीओजे नहीं चाहिए और वो आएंगे और इतनी दिक्कत होगी। भाई साहब, आप अगर नहीं आएंगे, लेंगे ये एरिया, तो वो न्यूक्लियर आर्सेनल लेके आएंगे। वो किस कहाँ फोड़ने के लिए लाएंगे? आपके ऊपर। तो जिस चीज से आप डर रहे हैं, डरते रहिए। दो ऑप्शन है, आइदर बी स्केर्ड अबाउट इट और डू समथिंग अबाउट इट। तो आई प्रेफर कि डू समथिंग अबाउट इट। आपको मालूम है, पाकिस्तान के 26 टुकड़े हो जाए, 2000 टुकड़े हो जाए, हर हिस्सा वही काम करेगा जो आज पाकिस्तान कर रहा है। तो झक मार के आपको उसको लेकर के अब उसको बिल्कुल एकदम, वो कहते हैं ना, घास काटने वाली मशीन से रोज घिस की घिसाई करनी पड़ेगी। इसके बिना पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। आपको पाकिस्तान वापस अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, वरना जो दुनिया की ताकत चाहती है वो भारत में कुछ करवाना, वो पाकिस्तान उसके लिए रेडी टू है। पैसे फेंको, तमाशा देखो। आज तक ही आ रहा, होता रहा, आगे भी होगा। अभी आप देखिए, कॉक्स बाजार में अमेरिकन आ ही गए हैं, वहां पर चाइनीज आ रहे हैं। म्यांमार, आपने 1935 में म्यांमार भारत का पार्ट था। 1947 में चलो दिल्ली का नारा वहां लग रहा था, आपने म्यांमार नहीं लिया। आज म्यांमार में जो है चीनी एक्टिवेट हो रहे हैं, अमेरिकन एक्टिवेट हो रहे हैं। वहां पे 3 फ्रैक्शन है, अमेरिका का, भारत का और चाइना का। अब दुनिया में 3 ही ताकतें। ठीक है? तो अब वहां पर आप म्यांमार की धरती पे आप अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ने, वरना आप मणिपुर से शाम नहीं कर सकते। तो आप अगर नहीं जाएंगे, बाउंड्री एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो ये जो डिफेक्टेड आपका एरिया है, जो निकल गया है आपके पास से, ये आकर के आपको बार बार इसी तरह परेशान करता रहेगा। रोज छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते रहो, या एक बार में, जो हमारी गीता कहती है कि शांति स्थापना के लिए अब युद्ध जरूरी है। और दुश्मन की जमीन जो हमसे लेकर के, जो हमारी जमीन का टुकड़ा था, हमसे अलग कर दिया गया, तो सब आपस में लड़ना जरूरी है अगर आपको शांति चाहिए। तो आप पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे? एक, उसके टुकड़े नहीं करेंगे, उसको एसिमिलेट करेंगे। दो, जो भी आर्सेनल इसके पास आ रहा है, उसको पाकिस्तान पहुंचने से पहले प्रीएम्प्टिव आपको नष्ट करना होगा। बंदर के हाथ में तलवार दे करके उसके बाद फिर बंदर को नहीं मारा जाता है। आपने इस बार क्यों डेलीगेशन भेजा है? आप इसका एक रीजन ये भी समझिए कि आपने एक बार 1947 से लेकर के अब तक की एक हिस्ट्री बताई। कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान को माफ करने का, कोई फायदा नहीं इनसे युद्ध लड़ने का, कोई फायदा नहीं इनके ऊपर प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने का। ये काम करते रहेंगे। अब आपके पास एक ही है, you strike them before they could do anything. You destroy them, you own them, finish. It is my jurisdiction. पाकिस्तान साफ का बिल है,
और मुझे अंदर घुस करके सारे सांप मारने पड़ेंगे, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, वरना रोज वहां से सांप निकलेंगे। अभी देखिए आपने एक जो चीज हम लोग बात करते थे वो फैक्चुअल आ गई। हर चौकी के साथ जो पाकिस्तानी पोस्ट है उसके साथ एक टनल नेटवर्क है जो भारत में निकल रहा है, आ गई ना सामने। तो मैंने यही तो कहा था कि आप जा करके वो चौकी पे कब्जा कीजिए, क्योंकि तो वो टनल नेटवर्क तब आपके पास होगा और वो एरिया आपका होगा। इसके बिना आप रोज यही काम करते रहिए, आपके एक दो ऑफिसर एक दो जवान आप शहादत देते रहिए, वो तो उन वो कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन आपके यहाँ जो ऑफिसर है इनकी जान की कीमत है। वो एक सच्चे मतलब वैश्विक नागरिक है। तो आप अपने अच्छे लोगों को आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं रोज छोटे छोटे युद्ध लड़ने में? ये भी कॉस्टली होते हैं, ये भी आपकी इकोनॉमी पे नेगेटिव असर डालते हैं। और कोई और दुनिया का देश है ही नहीं जो अगले दो न्यूक्लियर संपन्न देशों से बाउंड्री उसकी मिलती हो और परपेचुअल दुश्मनी हो, कोई और नहीं है। ठीक है, तो मंजू आपको ये, हाँ जी, मंजू जी, कई लोग जैसे हैं, हमने पहले भी बात करी है इसके ऊपर। लोग बोलते हैं कि सर, हमारे पास ऑलरेडी 20 करोड़ जिहादी हैं इस देश में। 20 करोड़ के 20 करोड़ ही जिहादी मेंटेलिटी के हैं। अगर पाकिस्तान के 25 मिल जाएंगे तो हमारा तो यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि चाइना के साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि चाइना और हांगकांग दो अलग अलग कंट्रीज थे। हांगकांग ब्रिटिशर्स के अंडर था, लेकिन 100 साल के बाद जब 1997 में उसे ट्रांसफर किया गया, आज भी वो एक सेपरेट एरिया है। हमें अगर चाइना से हांगकांग जाना है तो वीजा लेकर जाना पड़ता है। चाइनीज को भी वीजा लेना पड़ता है हांगकांग में जाने के लिए, क्योंकि चाइना को मालूम था कि ये 100 साल इन्होंने ब्रिटिशर्स का पानी पिया है। उनके सिस्टम के अंदर ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज की ये बात बोलते हैं, ये कम्युनिज्म में नहीं आ सकते। तो चाइना ने प्लान बनाया, 50 साल का प्लान बनाया कि 2047, सोच के देखिए, कोइंसिडेंस है कि 2047 का प्लान मोदी जी ने भी दिया है विकसित भारत का, और चाइना ने भी दिया है कि 2047 तक वो हांगकांग को मेन कंट्री के साथ वो मिक्स कर लेगा और इनका डीएनए चेंज करेगा 50 साल में। वही काम हमें भी करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी को भारत में आना है तो वीजा लेकर आना पड़ेगा, लेकिन 50 साल लगेंगे इनके डीएनए को चेंज करने के लिए। तो उनके पार्लियामेंट में बोलना शुरू कर दिया कि जब तक मोदी है ये हमारी नस्लें खराब कर देगा। आप समझ सकते हैं उसका मतलब क्या है। आपको नस्लें खराब करने के लिए 50 साल चाहिए। शिंजियांग एरिया जहां पर उगर मुसलमान है, वहां पर भी चाइना का 50 साल का प्लान है। 20 निकल गए, 30 साल और वहां पर इनको बंदे का पुत्र बनाने की पूरी मुहिम चालू है, और ये करके छोड़ेंगे। वही काम हांगकांग में भी है, यही काम जो मंजूरी जी बोल रही हैं, द सेम थिंग शी से, कि आपको पूरा पाकिस्तान लेना पड़ेगा और 50 साल का प्लान बनाना पड़ेगा इनको इंसान बनाने के लिए। अगर नहीं बनते तो किडनियां आप निकाल लीजिए जैसे चाइना निकालता है। यस मंजूरी। एक और चीज है, आपके यहाँ भी तो बुलडोजर ड्राइव चल रही है। इससे पहले कितना समय लगा ये नहीं मालूम, लेकिन भारत की एक एक लैंड की आपने जियो टैगिंग की। जियो टैगिंग करने के बाद आपने, जियो टैगिंग में क्या है, आपने उसको इंटरनेट पे चढ़ाया हर लैंड को, किसकी मिल्कियत है, कब बिकी, किसने कितने में बिकी, एक एक चीज। उसके बाद आपने दूसरा काम किया, आपने पूरा सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद आपको पता लगा कहाँ कहाँ इलीगल्स हैं। आपने वो सब चीजें नोट करके रखी, पूरी फाइल तैयार थी। जैसे ही उस मकान के बंदे ने कुछ गलत काम किया, आपने वो पूरा उठा करके बुलडोजर चला दिया। तो ये बुलडोजर एक्शन ना पूरे भारत में चालू है। तो ये 20 कोड़ जो है ना, ये 20 कोड़ भी कोड़े के अंदर ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप जहां देख लीजिए वहां पर गुजरात में कितना कितना, पहले भेंट द्वारका खाली कराई, फिर वो कौन सा एरिया था, च- चंदोला, चंदोला में पूरी ड्राइव चल रही है। इन्होंने अपने जो घेतोस बना रखे थे, उन घेतोस में जहाँ यूरोपियन पुलिस जाती है और पुलिस को ये लोग दौड़ा के भागते, उन घेतोस में आप जा रहे हैं। अब अपने वैलर पे ट्रस्ट कीजिए। आप जा रहे हैं और पूरा डिमोलिश करके आ रहे हैं। नूह, इन्होंने एक दंगा किया, आपने नूह फ्लैट कर दिया। एक नौकरानी की वजह से नोएडा में एक बार गड़बड़ की थी इन्होंने, नोएडा की पूरी बस्ती बांग्लादेश की योगी जी ने बुलडोजर से साफ कर दी थी, एक नौकरानी के लिए ने जो गलती की थी, और कुछ लोग बिल्डिंग में घुस आए थे। तो आप इस चीज को समझिए, आपका प्रशासन आपकी रक्षा के लिए तत्पर है। वो जमाने चले गए।
अभी नागपुर में दंगा करने की कोशिश की, थोड़ी सी पत्थरबाजी करके बैठ गए। मुर्शिदाबाद में इसलिए कर पाए क्योंकि वहां ममता की गवर्नमेंट थी। आप समझिए, बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के दंगे नहीं होते, पीरियड। उसमें जो है उनका पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आजकल वही लोग छीन रहे हैं जो एक समय इनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया करते थे। वो जो पुलिस महकमा है वो पूरी तरह से आपके लिए काम कर रहा है। वो जो राजनीतिक महकमा है वो पूरी तरह से आपके लिए काम कर रहा है। बस आपको जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अपनी रक्षा के लिए किसी और का इंतजार मत करो, अपनी रक्षा में समर्थ हो, ये आप नहीं कर रहे। और इस कायरता की वजह से आप कह रहे हैं इसके टुकड़े करके छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। तो उसके लिए जो है जिम्मेदार खुद आप है। आप समझिए, आपसे पाकिस्तान अलग हुआ, आप पाकिस्तान नहीं लेंगे तो वो नए नए हथियार आपके लिए इकट्ठा करेगा और दुनिया उसको देगी क्योंकि उसको चाहिए कि भारत में नुकसान हो। अब आप क्या करिएगा? उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, कहाँ फोड़ेगा? भारत में फोड़ेगा ना, तब जान नहीं जाएगी। 20 करोड़ आ जाएंगे तभी जान। उन 20 करोड़ को तो हम मार पीट करके सुधार भी सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब को कैसे सुधारोगे भाई? आकाश में फटा फटा तो भी हमारे लिए दिक्कत है। हम्म। समझिए इस चीज को, आपके पास ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। आप अगर उसको पूरे एरिया को अपने अंदर नहीं एसिमुलेट करके वहां पर अपना शासन और डिक्टेटरशिप रखनी पड़ेगी। वहां पर आप ये नहीं कर सकते ह्यूमन राइट गया तेल लेने, अहिंसा गई भाड़ में। आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा क्योंकि नेचुरली जो इनोसेंट हिंदू है उसको बचाना है। हम्म। और ये जो तो जिहादी मंजरी जी, कौन है? जी। दैट मीन्स की पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान ने अब ओपनली, ओपनली, वैसे हमें पहले ही पता था, ओपनली बोलना शुरू कर दिया है कि जब तक मोदी जी हैं या योगी जी आएंगे या बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी तो भारत पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए एक खतरा बनता जाएगा। उसके लिए वो अब क्या कर रहा है, इंसान बनने की, क्योंकि इनकी किताब में लिखा कि आप इंसान नहीं रह सकते, तो इन्होंने अब मास डिस्ट्रक्शन के बॉम्ब्स खरीदने शुरू कर दिए हैं। तुर्की से डिफेंस सिस्टम इन्होंने भीख में मांगना शुरू कर दिया। अब वो जो तुर्की है इनको भीख देगा नहीं देगा वो वक्त बताएगा। इन्होंने J-35 स्टेल्थ है जो कोई रडार पकड़ नहीं सकता, वो काम करना शुरू किया। तो हमने भी यहाँ पर रडार सिस्टम बना लिया जो कि इसको पकड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये J-35 क्या, J-50 भी ले आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। यानी कि अगर उनकी तैयारी है या तैयारी नहीं है, तैयारी कर रहा है, क्योंकि पुरानी जो तैयारी थी वो तो हमने जीरो कर दी, अब वो नई तैयारी कर रहा है। वो तैयारी कर रहा है तो हमारी भी तैयारी पूरी है। और इस बार जो मैंने कई एस्ट्रोलॉजर से अभी तक मैंने शो किया है, इस साल हमारी बाउंड्री एक्सपैंड होगी। और एक्सपैंड का मतलब है राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ आपको बाउंड्री एक्सपैंड होती हुई दिखाई देगी। जो मंजरी जी बोलती हैं कि जिस चौकी से गोली आती है उधर से आप जाइए, चौकी को टेक ओवर कर लीजिए। आप चौकी बाय चौकी आप टेक ओवर करते जाइए, वो एरिया खाली होता रहेगा। दो काम होंगे, एक तो वो एरिया आप आपके कब्जे में आएगा, दूसरा वो लोग वहां से भागेंगे जब भारत की आर्मी जाकर उस एरिया को कब्जा करेगी, यानी कि वो एरिया खाली हो जाएगा। तो आपके दो मंसूबे पूरे होते हैं, एक चप्पा बाय चप्पा करते करते आपने कंट्री ले लिया, दूसरा खालिस्तान भी आपको मिल गया। कितना काम आपका पाकिस्तान करके दे रहा है। बस एक पॉलिटिकल विल चाहिए कि जाइए और चौकी को टेक ओवर कर लीजिए। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया उस दिन ये चूहों की तरह भागते हुए दिखाई देगी। वैसे भी ये चूहों की तरह भागते हुए 1000 साल से आपको दिखाई देते हैं। मोहिंदर जी, आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, इंडियन गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव। अब मुझे मालूम है कि इस बार हम पाकिस्तान की वेट नहीं करेंगे कि वो हमारे ऊपर अटैक करे। इस बार अटैक हम करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान की भी जब तक एग्जिस्टेंस है तब तक हमारी एग्जिस्टेंस भी खतरे में है। हमारी एग्जिस्टेंस मतलब कि हमारा पीस ऑफ माइंड वो खतरे में है। ये हमेशा एक तलवार लटकी रहती है कि कब हमारे ऊपर कोई बॉम्ब फेंक देंगे, कब टेररिस्ट अटैक कर देंगे। हमें ऑन द हुक रहना पड़ता है। यस, आप कुछ बोलने वाली थी। 1000 साल के इतिहास में एक ही काम नहीं किया। जिस जगह से हमलावर आए थे हमने वहां पर हमला नहीं किया और वहां पर ऐसा सबक नहीं सिखाया कि हमलावर पैदा होना बंद हो जाए।
ये काम अब की मोदी सरकार हमारे लिए करेगी। हम हमला करेंगे और ऐसा हमला करेंगे कि वहां से ये मेंटालिटी ही खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे हनुमान जी ने लंका दहन के बाद एक गर्जना की थी और उस गर्जना के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि गर्भ स्रवही निशिचर नारी, कि निशाचर जो होते हैं रात में निकलते हैं राक्षस, उनकी नारियों के गर्भपात हो गए थे उस गर्जना से हनुमान जी की। मतलब वहां पर और राक्षस पैदा होना बंद हो गए। आपकी रामायण कहती है कि न्याय ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि रोज आपकी बेटियां उठ जाएं और रोज आपके ऊपर बमबारी हो, कोई उधर से आए, ये सब करे, तो आपको एक अकेला आपके पास रामायण को फॉलो करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जी। चलिए, अब रामायण का तो देखिए ऑलरेडी टाइम शुरू हो गया है। राम मंदिर बन गया, उसके बाद से हर अच्छी न्यूज हमारे सामने आती जा रही है। और शायद इस बार जो युद्ध भी हुआ है कुछ घंटों का था। ये वैसे तो बोलना चाहिए कि 20-22 मिनट का युद्ध था, जिसमें हमने अपनी ताकत दिखा दी थी पाकिस्तान को कि कैसे घुसकर मार सकते हैं और तुम्हारे सारे सिस्टम फेल भी कर सकते हैं अपने डमी प्लेन्स भेजने के बाद। ये लोगों को मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि कैसे हमने पाकिस्तान को एक डमी प्लेन का मतलब है वो प्लेन था ही नहीं। उससे इनको लगा कि S-400 फेल हो गया और हमारा हमारा राफेल फेल हो गया, जबकि ये खुद इनका सारा कुछ हमने फेल कर दिया था। बट एनीवेज, वो किसी और दिन जाकर वो वीडियो देख लेना कि कैसे हमने बेवकूफ बनाया पाकिस्तान को इस युद्ध में। और अगली बार इस बेवकूफ पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म करनी पड़ेगी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। और देखते हैं कि मोदी जी कौन सा तीर निकालते हैं इसको खत्म करने के लिए। बाकी जय सिया राम हमारे साथ है, ये तीर निकलेगा जरूर और इस बार तीर हम चलाएंगे, वो देखते रह जाएंगे। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय राम।